नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सबको यही ख्याल आ रहा है कि आखिरकार इस बजट में क्या होगा, किसको कितना लाभ मिलेगा, किसको कितनी आर्थिक सहाय प्राप्त होगी। इस बार भारत में संसद का बजट सत्र 2 चरणों में होगा, यानी 70वीं लोकसभा के 5वें सत्र के दौरान कुछ दिनों का अवकाश होगा, जिसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी। कोरोना महामारी की वजह से संसद की कई परंपराओं को दरकिनार करते हुए नए प्रोटोकॉल के हिसाब से संसद का बजट सत्र चलेगा। ऐसा पहली बार ही होगा कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी सदस्य सेंट्रल हॉल के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में बैठेंगे। इससे पहले तक अभिभाषण के दौरान सभी सदस्य सेंट्रल हॉल में ही बैठते थे। बजट सत्र जनवरी की 29 तारीख को शुरू होगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। उससे पहले सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति पेश करेगी। पहले दौर में सदन की कार्यवाही 15 फरवरी तक चलेगी, जबकि दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से लेकर अप्रैल की 8 तारीख तक चलेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार को परंपरागत तरीके से हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हलवा सेरेमनी के दिन यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए सांसद और आम जनता बजट के दस्तावेजों को देख पाएंगे। यूनियन बजट मोबाइल ऐप में डाउनलोड, प्रिंट, सर्च, जूम इन और आउट, स्क्रोलिंग आदि लिंक होंगे। ये ऐप NIC ने बनाया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा की सुविधा होगी। इस मोबाइल ऐप पर बजट भाषण खत्म होने के बाद बजट के दस्तावेज उपलब्ध होंगे। मोबाइल ऐप में 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज होंगे, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, फाइनेंस बिल आदि शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अभूतपूर्व पहल के तहत केंद्रीय बजट पहली बार डिजिटल तरीके से लोगों को मिलेगा। बजट दस्तावेजों के संकलन की प्रक्रिया शनिवार को पारंपरिक हलवा समारोह के आयोजन के साथ शुरू हो गई। इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। हलवा समारोह में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज, वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा, दीपम के सचिव तुहित कांत पांडे, व्यय सचिव टीवी सोमनाथम, मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम और बजट की प्रक्रिया में शामिल अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। कोरोना महामारी के चलते इस बार हमेशा की तरह बजट दस्तावेजों की छपाई नहीं होगी। इसके बजाय इस बार सांसदों को बजट दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में दिए जाएंगे। इससे पहले हर साल हलवा समारोह का आयोजन के बजट कामकाज की छपाई पर होता था, मगर यह पहला मौका है कि अब बजट की छपाई इस बार नहीं होगी। मंगलवार को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस बार का बजट 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सभी सांसदों को कोरोना टेस्ट करवाना भी अनिवार्य रहेगा। भारत के उद्योग जगत का मानना है कि आगामी केंद्रीय बजट से उनको अपने कारोबार को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। तो कंसल्टिंग फर्म डेलोइट ने बजट से जुड़ा एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में बड़ी संख्या में शामिल लोग इकोनॉमिक रिकवरी और मांग में बढ़ोतरी को लेकर आशावादी दिख रहे हैं। इस सर्वे में शामिल लोगों का यह भी मानना है कि व्यक्तिगत टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने से निजी खपत और निवेश में तेजी आएगी। करीब 50% यूजर्स का मानना है कि मांग की स्थिति में सुधार लाने पर काम करने की जरूरत है। सर्वे में कहा गया है कि यात्रा प्रतिबंध और ग्राहकों के वित्तीय और स्वास्थ्य चिंता पैदा होने के कारण खपत पर असर हुआ है। एहतियात के तौर पर बचत ज्यादा होने के कारण कुछ समय के लिए डिमांड प्री कोविड स्तर से नीचे रह सकती है। अब लगता है क्या कि केंद्रीय बजट 2021 से उद्योग की रिकवरी में तेजी आ सकती है? नाम के ऑनलाइन सर्वे में डेलोइट ने इंडस्ट्री से जुड़े सीनियर पेशेवर के सामने 12 सवाल रखे थे।
इसमें इकोनॉमिक रिवाइवल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सवाल शामिल थे। इस सर्वे में 9 इंडस्ट्री के 180 पेशेवर ने अपने विचार रखे हैं। सर्वे में शामिल पेशेवर को उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार नौकरियां पैदा करने पर फोकस रख सकती है। खासतौर पर काम कुशल वर्करों के लिए नौकरी पर फोकस रह सकता है। आय और मांग बढ़ाने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है। सर्वे में सामने आया है कि 17% इंडस्ट्री लीडर इकोनॉमिक रिकवरी में ग्रोथ को लेकर आशावादी है। उद्योग जगत के पेशेवर का मानना है कि बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन, सरकार का प्रोत्साहन पैकेज एंड पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की वजह से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है। इसके साथ ही डिजिटलकरण के प्रयास विकास को मनमाफिक गति प्रदान कर सकते हैं। इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि पीवीसी वास्तव में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के साथ अन्य कई सेक्टर में भी यूज होता है। हैंडीक्राफ्ट आइटम के लिए लकड़ी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसके लिए भी ड्यूटी कट की उम्मीद की जा रही है। निर्यात आधारित कई सेक्टर इस तरह के कच्चे माल की कमी का सामना कर रहे हैं। रबर, लेदर और प्लास्टिक से बने कई फिनिश गुड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। भारत इस समय रबर प्रोडक्ट पर 3 से 20% कस्टम ड्यूटी और लेदर गुड्स पर 10 से 30% कस्टम ड्यूटी लगाता है, तो प्लास्टिक आइटम पर अभी 10 से 15% ड्यूटी लगती है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि बहुत से फिनिश गुड्स इस समय कम ड्यूटी पर आयात किए जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इन पर ड्यूटी बढ़ाया जाना खूब जरूरी है। जिन उत्पादनों पर के आयात पर ड्यूटी घटाई जानी है उसमें इस तरह के कच्चे माल शामिल है जिनका उपयोग कर यहां से सामान बनाकर उनका निर्यात किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत सरकार टायर, एसी और टीवी सेट आदि के आयात को हतोत्साहित करना चाहती है। इस तरह के प्रोडक्ट का आयात कम होने के भारत में इनका उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने वास्तव में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू किया है जिसकी मदद से देश में कंपनियां एसी, एलईडी और राउटर आदि बना रही है। क्रॉप लाइफ ने सरकार के एग्रो केमिकल कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास खर्च पर 200% भारित कटौती प्रदान करके अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि सरकार इन इकाइयों पर यह सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती है जिनके पास 50 करोड़ रुपए की न्यूनतम अचल संपत्ति है और जो 10 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है। उद्योग ने यह भी मांग की है कि सरकार तकनीकी कच्चे माल और तैयार उत्पादकों दोनों पर एक समान मूल्य सीमा शुल्क 10% बनाए रखे। क्रॉप लाइफ इंडिया फसल सुरक्षा में शोध और विकास आधारित कंपनियों का संगठन। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी और संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। अब 1 फरवरी को पेश हो रहे बजट में सरकार का ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से होगा। अनुमान है कि इस बारे में शिक्षा बजट में इस बार बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कोविड-19। इस बीमारी ने शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। ऑनलाइन पढ़ाई ने टीचिंग ट्रेंड को बदला है, तो वहीं देश की बड़ी आबादी के लिए मोबाइल और इंटरनेट से पढ़ाई अभी भी बड़ी चुनौती है। कोरोना के कारण कई निजी स्कूलों ने फीस नहीं ली या फिर कम ली है, तो शिक्षकों की सैलरी भी इससे प्रभावित हुई और कई स्कूलों पर तो ताले भी लग गए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन समस्याओं को देखते हुए राहत भरा बजट लाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% स्कूलों ने फीस नहीं ली है, जिससे इनके सालाना रेवेन्यू पर बड़ा असर आया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार राहत कोष स्थापित करे। इसके लिए बजट में आवंटन की दिशा में सोचना चाहिए। इसके अलावा सरकार को डिजिटल और पारंपरिक दोनों ही ट्रेंड को बढ़ावा देने के साथ ही सरकारी स्कूलों में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना चाहिए। उम्मीद है कि स्कूलों में फ्री वाईफाई और डिजिटल उपकरणों के लिए सरकार इस बजट में प्रावधान करे या बंद हो रहे स्कूलों और कॉलेजों के लिए भी सरकार कोई मदद लेकर आए। आगे बात करें तो जब 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है तो इसमें रक्षा बजट भी इस बार बढ़ सकता है। यह उम्मीद इसीलिए भी है क्योंकि लद्दाख में भारत चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना को और मजबूत होने के लिए उठाए गए कदमों में खर्च का अनुमान बढ़ सकता है।
गत वर्ष के रक्षा बजट में 3.37 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि इससे पिछले साल ये 3.18 लाख करोड़ रुपए था। तो इस बार इसके ज्यादा बढ़ने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। यदि पड़ोसी देश चीन से टकराव के हालत बनते हैं तो जाहिर है कि डिफेंस को भारी भरकम सरकारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसका ऐन मौके पर इंतजार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रक्षा उपकरणों को डेवलप करने और उनकी खरीदी में काफी समय लग जाता है। कुल मिलाकर चीन से निपटने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना काफी जरूरी है। देखने वाली बात यह है कि लद्दाख में तनाव के चलते वहां सेना को काफी तैयार करना पड़ा। गर्म कपड़े, गोला बारूद के साथ ही छोटे हथियार भी इमरजेंसी में खरीदने पड़े। अब आने वाले समय में इस लद्दाख में हर हाल में मोर्चे की निगरानी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा बात करें तो केंद्र सरकार डिजिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रभावशाली और रियायत देने वाली नीतियां भी बना सकती है, ताकि भारत में तकनीक के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर नवाचार किए जा सके। भारत में डिजिटल मार्केट को मजबूत बनाने के लिए डेटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज को बढ़ाए जाने की काफी जरूरत है, ताकि डिजिटल इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसा विशेष कानून लागू करके ही किया जा सकता है। और साथ ही सरकार को खास तरह का ढांचा भी खड़ा करना होगा, जिसमें डेटा सेंटरों को विकसित किया जाना प्रमुखता से शामिल किया जा सके, ताकि कनेक्टिविटी में बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में शोध और विकास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भारत में साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कम से कम खर्च में अधिकतर हुनर को बढ़ावा दिया जा सके और इस बढ़ी हुई क्षमता का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च में किया जा सके, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम वो कर सके। इस संदर्भ में डिजिटल इंडस्ट्री की कुछ और भी खास मांगे हैं, जिन्हें शायद इस बजट में सपोर्ट मिल सकता है। केंद्र सरकार आगामी आम बजट में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए खिलौना सेक्टर के लिए भी एक डेडिकेटेड पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा है कि इस पॉलिसी से देश में उद्योग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने और स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पहले ही खिलौनों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठा रहा है। मंत्रालय ने सेक्टर के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है और साथ ही पिछले साल खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से घरेलू बाजार में सस्ते, कम क्वालिटी वाले खिलौनों के प्रवाह को रोका जा सकेगा। एक सूत्र ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलौना इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है। वैश्विक मांग में भारत के निर्यात का हिस्सा 0.5% से भी कम है। एसएमई सेक्टर में काफी अवसर है। सूत्रों ने कहा कि खिलौना सेक्टर के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट तथा डिजाइन केंद्रों को भी प्रोत्साहन किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन से देश के खिलौना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सेक्टर में अभी चीन और वियतनाम जैसे देशों का दबदबा है और भारत का खिलौना निर्यात करीब 10 करोड़ डॉलर पर ही अभी सीमित है। ये तो हुई कुछ खास बातें, लेकिन इसके अलावा अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो शायद हो सकता है कि ये बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के मद्देनजर रखते हुए कुछ खास संबोधन भी करें। ऐसा भी हो सकता है कि किसानों को कोई अच्छी आर्थिक सहाय भी मिल सकती है। इस बजट से काफी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने बताया कि आईटी सेक्टर है, यानी अभी जब डिजिटीकरण का युग चल रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तब हो सकता है कि आईटी कंपनियों को कुछ राहत दी जा सके। आईटी कंपनियों को कुछ आर्थिक सहाय भी सरकार उपलब्ध करवा सकती है। इसके अलावा कोरोना महामारी के जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज और बच्चों को काफी फर्क पड़ा है। उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरह से बदल गया। हालांकि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो इतना भारत के कई ग्रामीण हिस्सों में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा,
यानी हो सकता है कि इस बजट में शैक्षणिक क्षेत्र को लगते हुए भी काफी अहम फैसले किए जाए। सरकारी स्कूलों को कुछ ज्यादा सहाय शायद सरकार मुहैया करा सकती है। इसके अलावा खिलौना सेक्टर की जो बात करें, अभी चीन और वियतनाम जैसे कई देश कि जो सस्ते खिलौने बनाते हैं, जिनका मार्केट काफी बड़ा है, जिससे उनकी इकोनॉमी को ज्यादातर ग्रोथ मिलता है। तो इस खिलौना सेक्टर की बात करें तो उसमें भी सरकार मददरूप हो सकती है। अभी जो सस्ते खिलौने थे उस पर तो सरकार ने एन कैन प्रकार से रोक लगा दी है या फिर कुछ सख्ती बरती है। इससे मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो बजट पे खासकर ऐसे प्रावधान किए जाएंगे या फिर ऐसी कुछ सहाय की जाएगी कि जिससे जो इंडिया की कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको ज़्यादा सहाय मिले। ठीक है, उनको टैक्स से भी कुछ प्रतिशत राहत प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑटो सेक्टर की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो शायद कुछ महंगी जो गाड़ियां हैं जिनको कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है, उनके लिए भी शायद सरकार इस बजट क्षेत्र में कुछ राहत प्रदान कर सकती है। निर्मला सीतारामन ने अभी जो बात करें तो बजट सत्र को लेकर कुछ हिंट भी दी थी कि आने वाला सत्र कुछ महत्वपूर्ण लेकर आएगा। तब से उम्मीद की जा रही है और काफी सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार ऐसा तो बजट में क्या नया होगा। साल 2020 जो कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक रूप से देखा जाए तो काफी तंग रहा। देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर भी कोरोना महामारी की वजह से काफी गहरा असर हुआ। उस गहरे असर की वजह से इकोनॉमी डाउन रही और उसकी वजह से भारत का जो ग्रोथ रेट था वो भी काफी कम रहा। अब जो नया बजट आ रहा है, बजट 2021, इसमें देखते हैं कि सरकार ऐसे क्या कदम उठाती है या फिर उस बजट में सरकार ये जो बजट का आवंटन है वो कैसे करती है। ये खास चीजें होगी जिस पर सारे लोगों की नजरें टिकी होगी। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, लेकिन बजट में उसके लिए मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से लगते हुए क्या फैसले किए जाते हैं या फिर क्या सहाय मुहैया की जाती है, वो तो अभी देखने को मिलेगा। बजट 2021 के जिसमें शायद हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो उसके लिए भी शायद सरकार कुछ सहायता उपलब्ध करा सकती है। कोरोना महामारी की वजह से काफी सारी सहाय तो सरकार ने पहले से ही दी हुई है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर को अभी और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत वैक्सीन की बात करें या फिर दवाई की बात करें तो आत्मनिर्भर तो हो चुका है, लेकिन ऐसा ही ग्रोथ बढ़ता रहे और देश के वैज्ञानिकों है, डॉक्टर है, उनका जो मतलब आत्मनिर्भरता के तौर पर वो लोग जो काम कर रहे हैं देश के लिए, उसमें भी सरकार सहाय के तौर पर बजट में कुछ खास बातें रख सकती है या फिर कुछ बजट में सहायता भी इस सेक्टर को लगते हुए कर सकती है। कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी सारे लोगों को नौकरियां गुमाने का वारा आया। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को अपने रोजगार, अपने जो बिजनेस है उसमें भी काफ़ी लॉस हुआ। तो हो सकता है कि ऐसी कोई बजट में सहायता की जाएगी या फिर ऐसे कुछ मुद्दे रखे जाएंगे कि जिससे शायद बिजनेस ग्रोथ करे और उससे जो रोजगारी है उसको भी बढ़ावा मिले। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है, अगर कोई नए बिजनेस अगर निवेश करते हैं तो उससे फायदा रोजगारी और आम लोगों की जो आय है उस पर भी पड़ता ही है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि जब बजट 2021 अभी 1 फरवरी को निर्मला सीतारामन पेश करेगी, तब उसमें क्या क्या बातें शामिल हो सकती है, कितनी सहायता कितने क्षेत्र को हो सकती है।
अगर शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, या फिर बात करें आईटी सेक्टर की, या फिर खिलौना सेक्टर जैसे की बात करें, ऑटो सेक्टर की बात करें, तो क्या क्या सहायता मिलती है वो तो अभी बजट पेश होगा तभी पता चलेगा। लेकिन आशा यही लगाई जा रही है कि ये सब क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसानों के लिए शायद फिर से ये सरकार उनको आर्थिक सहाय देने के लिए कोई अहम कदम उठा सकती है। कुछ अच्छी काफी सारे मुद्दे इसमें शामिल हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद शायद इस बजट सत्र में इन 3 कानूनों के को लिए कुछ खास लोगों को संबोधित कर सकते हैं। तो बजट 2021 में क्या होगा, ये स्पेशल रिपोर्ट में बस अभी इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।